बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जंग की सूरत हाल, आज जो लड़ाई लगी हुई है ख़ित्ते में मशरिक़ वस्ता में ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच में, इसमें पहले मैं बताता हूँ कि ईरान ने क्या किया, फिर आपको बताता हूँ कि इसराइल और अमेरिका ने क्या किया। ईरान ने 2-3 बड़े टारगेट मज़ीद अचीव किए हैं। नंबर 1 तो मैंने आपको पहले बताया था कि वो कन्फर्मेशन भी आ गई खबर की कि सऊदी अरब के शहर रियाद में दारुल हुकूमत है, वहाँ पे ईरान ने अटैक किया अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर और कामयाब हमला किया। उसमें अमेरिका का काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद सऊदी अरब में ये CIA का ऑफिस है जहाँ से CIA ऑपरेट करती है और यहाँ से वो अपनी कम्युनिकेशन, अपनी इंटेलिजेंस, उसकी शेयरिंग, ये बहुत सारा काम यहाँ से करते हैं। तो इसके ऊपर भी हमला किया ईरान ने और कामयाब हमला किया है। और ये तो सऊदी अरब के अंदर 2 बड़े टारगेट अचीव किए। इसके अलावा एक जो रेडार है अमेरिका का इस रीजन में, उसके बारे में खबर आ रही है कोई $1 अरब से ज़्यादा कीमत का वो रेडार है और वो पूरे रीजन में आगाह करता है अमेरिका को और अमेरिका के इत्तहादियों को कि किस किस्म का हमला कहाँ से लॉन्च होने वाला है। उसको भी ईरान ने जुज़वी तौर पे तबाह कर दिया है, लिहाजा वो अब फंक्शनल नहीं है। UAE के अंदर यानी दुबई में कॉन्सुलेट है अमेरिका की, उसके ऊपर ईरान ने एक ड्रोन के साथ अटैक किया है और इसकी बिल्डिंग के अंदर भी तबाही हुई है। वहाँ पे आग भड़क उठी है और लोग वहाँ से फुटेज बना के डाल रहे थे। तो इसराइल के ऊपर लगातार हमले ईरान के चल रहे हैं। वो एक के बाद एक वेव मारता है और मिसाइलों की बारिश उन्होंने की हुई है। वो रोज़ाना सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन्स जो है वो इसराइल भेजना नहीं भूलता। इसराइल के वो शहर जिनके बारे में हमेशा से कहा जाता था कि आयरन डोम लगा हुआ है, अमेरिकन पैट्रियट सिस्टम काम कर रहा है, तो इसराइल के ऊपर कोई भी हमला कामयाब नहीं हो सकता। तो वो कामयाबी होती हुई दिखाई दे रही है। लोग वीडियो बनाते हैं क्योंकि अमेरिका के और इसराइल के दिफाई निज़ाम को थका कर रख दिया ईरान ने। ये इन्होंने कैसे किया, इसके ऊपर हमने एक अलग वीलॉग करना है। मैं एक वीलॉग कर रहा हूं कि ईरान ने अपना पूरा का पूरा मिसाइल्स का स्ट्रक्चर क्यों बनाया, ईरान ने एयरफोर्स क्यों नहीं तैयार की, ईरान ने बाकी महाजों के ऊपर इतना काम क्यों नहीं किया, उसने मिसाइलों पे, ड्रोन्स पे, इन चीज़ों पे तवज्जो क्यों दी और उसकी हिकमत अमली क्यों कामयाब है। इसके पीछे बड़े बड़े हीरोज़ कौन थे जिन्होंने ईरान के लिए ये काम किया, जो ईरान के लिए हीरोज़ हैं। इस पे एक अलग वीलॉग करेंगे, बड़ी तफसीलात हम इकट्ठी कर रहे हैं, आपके सामने रखेंगे। अब इसराइल के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। इसराइल की जो अहम तरीन बिल्डिंग्स हैं, उनके जो सरकारी दफातर हैं, वो सारे खाली हैं और उनको ईरान एक एक करके तबाह कर रहा है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा नुकसान है जो इसराइल को होने जा रहा है। इसराइल की बहुत सारी ऐसी साइट्स जहाँ उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की है, उनको भी ईरान तबाह कर रहा है, जबकि रोकने का खर्चा बहुत ज़्यादा है। ईरान के मिसाइल को जब रोका जाता है तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। ईरान के ड्रोन को जब रोका जाता है तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। इसराइली शहरियों की हालत इस वक्त यह है कि वो बंकर्स के अंदर चले गए हैं, तहखानों के अंदर उनको भिजवा दिया गया है। कुछ लोगों ने अपने प्राइवेट बनाए हुए थे, वो वहाँ चले गए। कुछ जो सरकार ने बनाए हुए हैं बहुत बड़े बड़े बंकर्स, वो वहाँ चले गए हैं तहखानों में। अब वो वहाँ पे जहनी मरीज बनना शुरू हो गए हैं। वहाँ से इतलात ये आ रही हैं कि लोग उकता गए हैं जंग से, जिस तरह के धमाके हो रहे हैं और जैसी तबाही की खबरें इन बंकर्स के अंदर पहुँच रही हैं। यानी अगर बाहर तबाही ना हो रही होती और इसराइल कामयाबी के साथ तमाम मिसाइलों को और ड्रोन्स को रोक रहा होता, अमेरिका उसकी मदद कर रहा होता, तो सूरत हाल कुछ और होती। लेकिन अब अमेरिकी इस खित्ते से जान बचाकर भाग रहे हैं। 10,000 अमेरिकी खलीजी ममालिक से और इसराइल से निकलकर वापस जा चुके हैं अब तक की इतला के मुताबिक। और जो फ्लाइट दस्तयाब होती है, जैसे भी मिलती है, अमेरिकन वहां से फौरन निकलते हैं। और ये अमेरिका की सरकारी पॉलिसी है कि निकलो यहां से जाने बचा के। तो इसराइली ये सोच रहे हैं कि हमने तो उनको लड़ने के लिए बुलाया था, वो अपनी जानें बचा के वहां से निकल रहे हैं और हम यहाँ पे बंकर्स के अंदर, जमीन के अंदर नीचे बैठे हुए हैं। तो अब खतरा और खौफ बढ़ता जा रहा है इसराइल के लिए, जबकि ईरान ने अभी तक अपने वो हथियार इस्तेमाल नहीं किए जो उनके बहुत खतरनाक हथियार कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ईरान की वजारत दिफा का एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि हमने अभी तक अपने जदीद तरीन हथियार इस्तेमाल नहीं किए। हम जंग के आगाज पर अपने तमाम जदीद हथियारों और आलात को इस्तेमाल करने का इरादा नहीं रखते। ये जनाब का एक और बड़ा खतरा जो है वो पैदा हो गया कि कहीं यहाँ पे एटमी लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि अमरीकी तज्जियाकार बहुत खौफनाक सिचुएशन बता रहे हैं अमेरिका के हवाले से। तो पहले हम बात कर रहे थे जो इसराइली अवाम है, जिन लोगों को घुसा दिया है नीचे बंकर्स के अंदर, वो ज़हनी मरीज बन रहे हैं, तनाव का शिकार हो रहे हैं और एक फोबिया का शिकार हो रहे हैं। जबकि ईरान के शहरी सड़कों पे हैं और वो शहादत की तमन्ना लेकर आ गए। क्योंकि सबसे बड़ा ईरान का जो नंबर 1 शहरी था वो आयतुल्ला खामनाई थे। उन्होंने शहादत को गले लगा लिया जानते बूझते हुए, और ये वेस्टर्न मीडिया ने रिपोर्ट किया कि उनके पास ये ऑप्शन था कि वो अपनी जान बचा सकते थे। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि खामनाई ये जानते थे कि अब उनकी ज़िंदगी से ज़्यादा उनकी शहादत ईरान के काम आएगी, तो वो शहीद हो गए। अब ईरान के अंदर हर बंदा शहीद होना चाहता है
और दूसरा जो एक बहुत बड़ा मसला हो गया, 167 बच्चियां 12 साल तक की उम्र की, ये 60 साल से 12 साल तक की उम्र की बच्चियां हैं। वॉलीबॉल की 3 टीमें खवातीन की, वो भी शहीद हो गई हमले के पहले ही दिन। 40 के करीब खवातीन थी, लड़कियां थी। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैली है। अभी भी 60 बच्चियां अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनमें बहुत सारों की जान खतरे में है। इस किस्म का वाकया अगर दुनिया में कहीं भी होता है या कोई भी कर देता तो दुनिया की नंबर 1 टॉप खबर बनता और सालों तक इसको डिस्कस किया जाता। 167 छोटी बच्चियां ईरान ने एक साथ दफनाई है। इतना बड़ा वॉर क्राइम आज तक हमने, जो तारीख है दस्तयाब तारीख, उसके अंदर यहां नहीं सुना हमने, जो जदीद दुनिया के अंदर अभी अमेरिका ने और इसराइल ने कर दिया है। उसके बाद ईरानियों का सोचने का तरीका ही बदल गया। वो रजीम चेंज ऑपरेशन, वो हुकूमत की मुखालफत, वो सारी चीजें चली गई। लोगों ने कहा हम आपस में लड़ते रहे, जो मर्जी करते रहे, हमारे दुश्मन वो हैं जिन्होंने हमारी बच्चियां मार दी। इससे एक बहुत बड़ी तब्दीली आई और ये एक बहुत बड़ी गलती है। और जो खमनाई शहीद ने किया, उसके बाद तो सूरत हाल बिल्कुल ही एक तरफा हो गई है। अब वहां पे लोग मौत से डरते नहीं है। इसराइल के लिए ये प्रॉब्लम है, उनके शहरी जो हैं वो फोबिया का शिकार हो रहे हैं, अमेरिकन खित्ते से अपनी जानें बचाकर भाग रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के ऊपर लगातार अटैक्स हो रहे हैं, बार बार अमेरिकन अटैक कर रहे हैं। और जो सुप्रीम लीडर का इंतखाब करने वाली कमेटी थी, उसने जिस बिल्डिंग में इकट्ठे होकर ये इंतखाब करना था, उस बिल्डिंग के ऊपर अटैक किया गया। नुकसानात के बारे में अभी तफसीलात नहीं आई, लेकिन यह दावा किया गया कि वहां कई लोग शहीद हुए हैं। लेकिन अभी कुछ इतलात आ रही हैं कि कंफर्मेशन इसकी आ जाएगी, लेकिन बहुत सारे मीडिया ने इसको रिपोर्ट कर भी दिया है और तकरीबन कंफर्म हो गया है कि नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए हैं ईरान के। अबूरी लीडर थे, इससे पहले मैंने आपको बताया था, एक आए थे। तो जो नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हुए हैं वो आयतुल्ला खामनाई के साहबजादे मुंतखब हुए हैं। इनका नाम है जी मुज्तबा खामनाई। अब इनके बारे में 4 चीज़ें मैं आपको आज बता देता हूं, फिर तफसील से हम बाद में बात करते रहेंगे। 56 साल इनकी उम्र है। ये आयतुल्ला खामनाई के दूसरे बड़े बेटे हैं और पासदाराने इनकलाब से इनका बहुत गहरा ताल्लुक है और ये अपने वालिद की तरह, इनके जो अकायद हैं वो उसी तरह के हैं। और चौथी चीज़ ये है कि इनके बीवी और बच्चों के बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं आ रही। कुछ इतलात ये है कि इनकी अहलिया ज़हरा हद्दाद और इनके बच्चे शायद उस हमले में शहीद हो गए जहां पे आयतुल्ला खामनाई शहीद हुए थे। अभी इसके बारे में पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है, ये आने वाले दिन में आपको पता चल जाएगी। अब अमेरिका और इसराइल हमला तो कर रहे हैं ईरान के ऊपर, लेकिन उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो साइट्स किधर हैं जहां पे ये मिसाइल पड़े हुए हैं या तैयार हो रहे हैं। ईरान ने बहुत बड़े पैमाने पर मिसाइल तैयार करके छुपाए हुए हैं, किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है। ईरान के पास जो लॉन्चर्स हैं वो मूवेबल हैं, यानी वो व्हीकल के ऊपर मूव करते हैं, कभी किसी इलाके से लॉन्च करते हैं, कभी किसी इलाके से लॉन्च करते हैं, कभी किसी और एरिया से जाके लॉन्च कर देते हैं। तो जिस एरिया से लॉन्च होता है वो एरिया तो आइडेंटिफाई हो जाता है, लेकिन वो एरिया वहां से बहुत दूर होता है या किसी दूसरे मुकाम पे होता है जहां पे एक्चुअली ये मिसाइल बनाए जा रहे हैं या स्टोर किए हैं। तो अमेरिका उन साइट्स को ढूंढ नहीं पा रहा, और अगर ढूंढ भी ले तो वो जमीन के अंदर 500 मीटर तक गहराई में है। अमेरिका की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, जो दुनिया के बेहतरीन दस्तयाब बम है जिन्हें अगर ड्रॉप किया जाए तो वो जमीन की गहराई तक जाके हमला कर सकते हैं, वो 200-300 मीटर है। ये 500 मीटर या उससे ज्यादा गहराई के अंदर पहाड़ों के सीने चीड़ के इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सुरंगें बना के उनके अंदर पूरी मिसाइल सिटी बनाई हुई है और रोजाना की बुनियाद पे अपने ड्रोन्स तैयार कर रहे हैं। अब ब्लूमबर्ग ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखी है, ये रिपोर्ट बड़ी खौफनाक है। अमेरिकन जो है ना, वो माहिरीन भी अब इसके ऊपर बात करना शुरू हो गए। पहले रिपोर्ट पे बात करते हैं, फिर माहिरीन पे चलते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो है वो मंजरकुशी कर रही है और वो ये बता रही है कि ये जंग हथियारों की कीमत और तादाद का खेल बन गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता ईरानी ड्रोन $20,000 में तैयार होता है और इसे रोकने वाला जो पैट्रियट दिफाई मिसाइल का निज़ाम है वो $4 मिलियन का आता है। यानी $20,000 का एक ड्रोन रोकने के लिए आप $40 लाख का एक मिसाइल इस्तेमाल करें, और बाद औक़ात वो एक मिसाइल से बच जाए तो दूसरा और तीसरा इस्तेमाल करें। तो ये तो एक पागलपन है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक बच्चा कंकर मार रहा है और दूसरा बच्चा उन कंकरों को सोने की बॉल्स के साथ रोक रहा है। तो नुकसान किसका होगा इसका आप अंदाजा कर सकते हैं। ईरान अगर 20,000 ड्रोन भेजता है इस लड़ाई के बीच में, तो उसको रोकने के लिए कम से कम $80 अरब लगेंगे। ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। $1 अरब के लिए मुल्क जो है ना वो तरसते हैं। $80 अरब लग सकते हैं अगर हर ड्रोन को एक मिसाइल से रोका जाए तो, और 20,000 ड्रोन सिर्फ अगर ईरान भेजता है। और जो इतलात आ रही है उनके मुताबिक ईरान के पास 80,000 तैयार ड्रोन्स मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है और वो रोजाना की बुनियाद पे 500 ड्रोन्स बनाता है।
और वो मिसाइल्स जो तैयार करता है, ईरानी सहाफ़ियों ने दावा किया कि ईरान रोज़ाना की बुनियाद पे इतने मिसाइल तैयार करता है जितने कोई और नहीं कर सकता। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीलॉग करूंगा पूरा। अब ये अस्करी एतबार से, माली एतबार से, मुआशी एतबार से ईरान पूरी तरह से थका रहा है पूरी दुनिया को। जिस तरह उन्होंने आबनाए हरमस को बंद किया है, इस पर डोनाल्ड ट्रंप की कलाबाजियां आएंगी, अभी मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या किया। लेकिन सिर्फ चाइना के जहाज गुजर रहे हैं, चाइना के बहरी जहाज तेल लेकर गुजर रहे हैं। ईरान ने सिर्फ उनको छूट दी है और किसी को वो नहीं जाने दे रहा आबनाए हरमज में से, और वहां से उन्होंने सप्लाई मुकम्मल तौर पे बंद की हुई है। 7 जहाजों को उन्होंने निशाना बनाया, जबकि अमेरिकन अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। तो ईरान अगर सिर्फ 40 करोड़ डॉलर्स के, यानी आधा अरब डॉलर के ईरान अगर ड्रोन भेजे ना, तो 80 अरब डॉलर लगते हैं सिर्फ उन ड्रोन्स को रोकने के लिए। और बहुत सारे मिसाइल्स ऐसे हैं जिनको रोकने की सलाहियत है ही नहीं अमेरिका के पास। और एक, उन्हें यह भी नहीं पता कि ये मिसाइल आ कहां से रहे हैं, ये बन कहां पे रहे हैं। ईरान ने बहुत सारे एरियाज में बहुत सारी साइट्स तैयार की हैं, इन पे फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। अब अमरीकी माहिरीन ये कह रहे हैं कि खित्ते के अंदर अमेरिका की जितनी भी बेसेस हैं वो तकरीबन सारी तबाह हुई हैं, और चाइना और रशिया सैटेलाइट्स के जरिए से ईरान को मदद फराहम कर रहे हैं और एग्जैक्ट लोकेशंस बता रहे हैं, और वो इंटेलिजेंस दे रहे हैं ईरान को अपनी सैटेलाइट्स की मदद से, और ईरान उनसे फ़ायदा उठाते हुए अमरीकी बेसिस की तबाही फेर रहा है। और तकरीबन तमाम अमरीकी बेसिस तबाह हुई हैं, ये एतराफ़ किया। दूसरी जानिब जो ईरानी वजारत दिफा के अलावा ईरानी जनरल इब्राहिम जब्बारी के मुताबिक तेल की कीमत अभी $80 से ऊपर गई है, $85 तक चली गई है आलमी मंडी में। उन्होंने कहा जी हम आबनाए हरमस को बंद रखेंगे और ये कीमत $200 फी बैरल तक भी जाएगी। दुश्मन हमारे मराकज़ को निशाना बनाएगा तो हम दुश्मन के मुआशी मराकज़ को निशाना बनाएंगे। साथ में उन्होंने तुर्की को पैगाम दिया कि दुश्मन की मदद मत करना वरना पछताना पड़ेगा। आज हमारी बारी है तो कल आपके लिए भी यही हालात पैदा हो सकते हैं। तो तुर्की को भी उन्होंने खबरदार किया। नाज़रीन, मैंने आपको एक चीनी प्रोफेसर के बारे में बताया था और उनकी पेशन गोइयां बहुत दुरुस्त साबित होती हैं। और जो चीनी प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जियांग, उन्होंने 2-3 चीज़ें कही थी 2024 में, और 3 पेशन गोइयां उन्होंने कही थी, उनमें से 2 दुरुस्त साबित हो गई और तीसरी दुरुस्त साबित होने की तरफ जा रही है। उन्होंने एक कहा था कि 2024 के नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर ज़रूर हमला करेगा। और तीसरा उन्होंने कहा था कि ईरान जंग जीत जाएगा और अमेरिका जंग हार जाएगा, और उसके बाद ग्लोबल ऑर्डर हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा, यानी अमेरिका उस तरह से सुपर पावर कंसिडर नहीं होगा। ये उन्होंने प्रेडिक्शन की थी। उनकी 3 में से 2 दुरुस्त साबित हो गई हैं। उनका इंटरव्यू हो रहा था अमेरिकन मीडिया पे, तो उन्होंने कहा जी मैं अपनी बात पे खड़ा हूँ, इस लड़ाई में अमेरिका ईरान को शिकस्त नहीं दे सकता। यही बात इमरान खान ने भी समझाई थी कि इससे किसी का भी फायदा नहीं होगा। जब भी आप ये लड़ाई करेंगे, ये एडवेंचर करेंगे, ये अमेरिका समेत पूरे खित्ते को भारी पड़ेगा और पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात इमरान खान ने भी समझाई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की खोपड़ी में ये घुसी नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कलाबाजियां खाना शुरू हो गए। नया स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि ईरान में हर चीज़ तबाह हो चुकी है, ना फिजाइया है, ना बहरिया है, ना फिजाई दिफाई निज़ाम है। भाई ये चीज़ें तो ईरान के पास पहले भी कोई नहीं थी। कोई बहुत बड़ी बहरिया उनके पास तो ऐसा सच नहीं थी, जितनी है वो है। और फिजाइया ईरान ने कभी उस तरह से बनाई नहीं अपनी। फिजाई दिफाई निज़ाम जो है वो खुद तो वो बना नहीं सकता। तो ईरान के पास जो था वो तो है, उसके मिसाइल भी हैं, उसके ड्रोन्स भी हैं, और उसके पास जितनी यूरेनियम है वो भी उसके पास अभी मौजूद है। आप तो कुछ नहीं ले सके उनसे। डोनाल्ड ट्रंप अब फेस सेविंग कर रहे हैं और रोला डाल रहे हैं, मैं जीत गया, मैं मार देता, मैंने तबाह कर दिया। अब ये इस तरह की हिकमत अमली है जो इससे पहले भी इन्होंने किया था। ट्रंप बीच बीच में ईरानी क़यादत की तारीफ भी करते हैं। वो ये कहते हैं जनाब कुछ लोग बहुत अच्छे हैं ईरान के अंदर, उनसे बातचीत भी हो सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप रास्ता भी खोलना चाहता है। रजा पहलवी के साथ बहुत बुरी हुई। ये वो टिश्यू पेपर है जिनको इस्तेमाल कर लिया जाता है फिर फेंक दिया जाता है, जैसे शहबाज शरीफ है, जैसे आसिम मुनीर है, जैसे माजी के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हुए हैं। ज़ियाउल हक एक टिश्यू पेपर था अमेरिका का, वो इस्तेमाल हुआ, उससे पहले भी इस्तेमाल होते रहे, उसके बाद में भी इस्तेमाल होते रहे, आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो रजा पहलवी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने उसका पत्ता साफ कर दिया। वो बेचारा दिन रात अमेरिका की तारीफें कर रहा था। वो 3 अमेरिकन फौजी जो हैं वो मारे गए, तो वो कह रहा था जी मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, और बड़े बड़े ईरान के अंदर वाकयात हुए उस पर वो नहीं बोला। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि पहलवी अच्छा बंदा है, लेकिन इनका इक़्तिदार भी यहाँ पे छीना गया था, मगर इस वक्त ईरान के अंदर से ही किसी का इक़्तिदार संभालना मुनासिब होगा। यानी पहलवी को फारिग कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। 24 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप के 2 तरह के स्टेटमेंट आए। एक स्टेटमेंट आया डोनाल्ड ट्रंप का, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, मैं बातचीत करना चाहता हूं ईरान से, और फिर ईरान ने इनकार कर दिया और चिट्टा जवाब दिया कि हम वाशिंगटन से बातचीत नहीं करेंगे, अब जंग हम खत्म करेंगे तो होगी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी शर्मिंदा किया गया अमेरिका में। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा स्टेटमेंट दे दिया जी मुझे मुज़ाकरात का कहा जा रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इट्स टू लेट, कि अब बहुत ताख़ीर हो गई, अब मैं नहीं जंग रोकूंगा।
तो आप अंदाजा करें कि डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त क्या सूरत हाल है। हवाइयाँ उड़ी हुई हैं और समझ नहीं आ रही कि दाएं जाएं या बाएं जाएं, और चीजें उनके कंट्रोल से बाहर निकल रही हैं। एक और चीज नाजरीन मैं डोनाल्ड ट्रंप की आपके साथ शेयर करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इफेक्टिव इमीडिएटली आई हैव ऑर्डर्ड द यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन DFC टू प्रोवाइड at a very reasonable price political risk insurance and guarantees for the financial security of all maritime trade, especially energy traveling through the Gulf. This will be available to all shipping lines. If necessary, the United States Navy will begin escorting tanks through the Strait of Hormuz as soon as possible. No matter what, the United States will ensure the free flow of energy to the world. The United States economic and military might is the greatest on earth. More actions to come. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. अच्छा, गौर करें कि डोनाल्ड ट्रंप थक गया, इस ट्वीट में दिखाई दे रहा है। उसने कहा जी मैं कह रहा हूं कि इनको फौरी तौर पे इंश्योरेंस दी जाए, और ये मैंने अहकामात जारी कर दिए हैं फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वालों को, जो यहाँ पे तेल की सप्लाई करने वाली कंपनियां उनको, और ये भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका की जो नेवी है वो एस्कॉर्ट करेगी, यानी वो हिफाजत के अंदर तहवील में लेकर चलेगी इन टैंकर्स को गल्फ में निकालने के लिए, आबनाए हरमज से निकालने के लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। उनकी नेवी अपनी जान बचाती फिर रही है, उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि ड्रोन से कैसे बचना है, तो मिसाइल से कैसे बचना है। वो टैंकर्स को क्या एस्कॉर्ट करेंगे? यानी आप टैंकर्स को तो वहां से तब निकालेंगे ना जब आपकी नेवी खुद मैदान में आएगी। आपके अपने दिफाई तज्जियाकार कह रहे हैं कि जितने भी आपके अड्डे हैं उनको तबाह कर दिया ईरान ने, और अब वहां पे टैंकर्स को आप कह रहे हैं कि क्या है इस वक्त। लेकिन आप बेहतर समझ सकते हैं, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग नाज़रीन कराची पहुंच गए। महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन हो गया और उन्हें अपोजिशन लीडर बना दिया गया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वजीर आज़म का शुक्रिया अदा करें, कोई कह रहा है जी नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करें, कोई कह रहा है जी फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करें। और लेकिन शुक्रिया तो इमरान खान साहब का अदा करना चाहिए, जिन्होंने उन्हें नामजद किया, और एक सीनियर सियासतदान को बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके से एक शख्स को उन्होंने कहा जी बनाओ इसको अपोजिशन लीडर, और फिर वो अपोजिशन लीडर बना। महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक फार्मूला दिया, लेकिन अपोजिशन लीडर तो बनाना उनका इस्तेहकाक है अपोजिशन का, वो जिसको मर्जी बनाए, इसमें तो हुकूमत का लेना देना ही कोई नहीं है। शर्त सिर्फ एक है कि वो MNA होना चाहिए, और अगर सूबाई असेंबली में है तो MPA होना चाहिए, और अगर सेनेट में है तो सेनेटर होना चाहिए। तो महमूद अचकज़ई साहब उस शर्त पे पूरा उतरते हैं। तो फिर क्या वजह है कि महमूद अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाने पे भी क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है? भाई ये जो 4-5 महीने उनको नहीं बनाया, इसका क्रेडिट किसको देना है? कि पिछले 5 महीने जब 27वीं आईनी तरमीम करके आइन का गला घोंट दिया गया, उस वक्त अपोजिशन लीडर ही था पाकिस्तान में, वो जिम्मेदारी किसके सर पे जाएगी? आज क्रेडिट लेने के लिए सारे आ गए। भाई पिछले 5 महीने एक पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन लीडर ही नहीं था, वो क्रेडिट भी तो लेना आप कि आप लोगों की वजह से नहीं था। महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने एक लाइन ऑफ एक्शन दिया, पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है अगर मुज़ाकरात करने हैं तो। उन्होंने फॉर्मूला दे दिया, उन्होंने कहा जी आइन की बालादस्ती होगी, नंबर 2 कौमी हुकूमत बनाएं और 4 महीनों में नया इलेक्शन करवाएं, और मौजूदा मुस्ताफी हो जाएं जो इस वक्त हुकूमत मौजूद है, फिर जो जीत जाए वो जिंदाबाद। फिर उन्होंने कहा ताकत का सरचश्मा मुंतखब पार्लियामेंट होगी, फिर एक अच्छा इलेक्शन कमीशन नया इलेक्शन करवाए, पॉलिसियां मुंतखब पार्लियामेंट से निकाली जाए, कुदरती वसाइल पर मकामी लोगों का हक होगा, लोगों की जबान और कल्चर का एहतराम किया जाए। उन्होंने कहा जी इन नकात के ऊपर आप मुत्तफिक हो जाए, इमरान खान से दस्तखत मैं करवा लाऊंगा। सादी सी बात है। अब यहां पे हो यह रहा है कि हुकूमत की कोशिश है कि अपोजिशन को साथ लेकर बैठ जाए, जरा वो तस्वीरें बन जाए, वीडियोज आ जाए। अभी देखें ना नोटिफिकेशन आया तो PTI वाले लाइन में खड़े होकर नोटिफिकेशन ले रहे हैं अयाज सादिक साहब से। एक आधा बंदा जाके भी ले सकता था, नोटिफिकेशन जारी हो गया, वो जाकर लेकर लाइन में खड़े होकर वो इतनी बड़ी अचीवमेंट बनाने की क्या जरूरत है? आप पाकिस्तान की जीती हुई पॉलिटिकल पार्टी है, आपका तो वजीर आजम होना चाहिए था, और आप अपोजिशन लीडर का ओहदा लेने में आपको 5 महीने लगे और सारे लाइन में लग के हंसते हुए जो है वो आप ये ओहदा ले रहे हैं, तो ना मुनासिब है, इसके बगैर गुजारा हो सकता था। बहरहाल इसी तरह की तस्वीरें इस वक्त हुकूमत को चाहिए ताकि इन तस्वीरों के जरिए से वो अपनी बालादस्ती और अपनी हुकूमत की लिजिटिमेसी वो ये साबित कर सके और अपनी हुकूमत का जवाब फराहम कर सके। नाज़रीन, बलूचिस्तान में जो खरान में वाकया हुआ उसकी तफसीलात कुछ और भी आई। अब हुकूमती जराये से जो खबर आई वो ये है कि खरान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की है और 12 शिद्दत पसंद हलाक हो गए। ये अब ISPR ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा जी 15 से 20 शिद्दत पसंदों ने खरान में पुलिस स्टेशन पर हमला किया था,
नेशनल बैंक और हबीब बैंक की इमारतों पर भी हमला किया गया, जिस दौरान उन्होंने बैंकों से लाखों रुपए की डकैती भी की। 34 लाख रुपए लिखा उन्होंने। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई की है, 12 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया है और पुलिस स्टेशन में लोगों को यरगमाल बनाने की कोशिश को भी नाकाम बना दिया है। अच्छा, ये खबर अब आई है आईएसपीआर की जानिब से, जबकि दूसरी तरफ जो है वो पहले जो खबर आई थी जहां पे पुलिस के जराये थे और मकामी जराये थे, वो ये बता रहे थे कि कैदियों को भी छुड़वा के ले गए हैं, बैंक शंक भी लूट कर चले गए हैं, असला भी लेकर पुलिस से चले गए हैं और पुलिस का जो सामान है उसको नुकसान भी पहुंचाया। अब ये दूसरी खबर आई है, अब ये ऑपरेशन उसके बाद में हुआ या उसी ऑपरेशन का हिस्सा है, इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये वाकया बड़ा अफसोसनाक खारान बलूचिस्तान का जो इलाका है वहां पे हुआ है। अब बलूचिस्तान के जो वजीर आला है ना, वो आए मंजर आम पे और एक अजीबोगरीब उन्होंने मंतक दे दी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के कई इलाकों में इंटरनेट टावर लगे हैं, किसके फंड से और क्यों लगे हैं, ये टूल्स रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं। वो ये कहते हैं जो इंटरनेट दूर दराज के इलाकों में जा रहा है ना, सड़कों पे, पहाड़ों में, चरागाहों में, ये जो इंटरनेट दूर दूर तक जा रहा है, ये इंटरनेट रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। वैसे दुनिया की शायद वाहिद हुकूमत है जिसको इंटरनेट से प्रॉब्लम है। इंटरनेट जदीद दुनिया का एक टूल है ना, इससे कनेक्टिविटी पैदा होती है, इससे राब्ते जन्म लेते हैं, इससे लोग तरक्की करते हैं, लेकिन हमारे यहां कहते हैं इससे दहशतगर्दी आती है। आप इंटरनेट बंद करके दहशतगर्दी रोकेंगे? आपको बंदूकों की और सामान की स्मगलिंग रोकनी चाहिए, आपको गैर कानूनी गाड़ियों, गैर कानूनी असले की स्मगलिंग रोकनी चाहिए, उससे दहशतगर्दी रुकेगी। आपको बॉर्डर के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, आपको अपनी रेट कायम करनी चाहिए, हर जिले के अंदर आपकी रेट होनी चाहिए। अब इंटरनेट बंद कर देंगे तो इसका मतलब तो यह है कि आपने ये तस्लीम कर लिया कि जिन इलाकों में हुकूमत का राज नहीं है वहां पे हम इंटरनेट भी नहीं जाने देंगे। ये बड़ी अजीब मंतक है। रियासत जो होती है उसकी जिम्मेदारी होती है, जो आदमी अकेला भी ट्रेवल कर रहा है दूर दराज इलाकों तक, तो जदीद दुनिया में रियासत की जिम्मेदारी है कि वो जब चाहे अपना फोन निकाले और राब्ता कर सके। इससे लोग अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं। लेकिन इन्हें लगता है कि इंटरनेट को इनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, तो ये रियासत की कमजोरी है जो अपनी रेट साबित नहीं कर पा रही बदकिस्मती से। और बलूचिस्तान में, सिंध में वैसे भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अब बिलावल की तारीफें की हैं अबसार आलम ने। अबसार आलम ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद में अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन दी। भाई अंग्रेजी उसको आती है, वो अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन दे दे, ये कौन सी बड़ी बात है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जहां मैं रहता हूं, ये स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं क्योंकि उनकी जबान है। बिलावल ने सारी उम्र वलायत में गुजारी है तो उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। अंग्रेजी और उर्दू की बात ना करें, कॉमन सेंस की बात करें। और क्योंकि अंग्रेजी में अच्छी प्रेजेंटेशन दी है तो जिसमें उन्होंने अपने सूबे में काम और चैलेंजेस बताए हैं, ऑक्सफोर्ड के